हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है। और इससे प्रीवियस लेक्चर जो हमने लिया था वो बेसिक्स पे लिया था। फर्स्ट यूनिट के बेसिक्स पे कि व्हाट इज ऑर्डर, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ पर हम जो आज नेक्स्ट लेक्चर में लेने जा रहे हैं ये आपके यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। और टॉपिक का जो टाइटल है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, मतलब कोई भी ऑर्डर हो सकता है अब, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट को मैं हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि इस टॉपिक में हम वही डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे जिसके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट हों, वेरिएबल ना हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं इसका एक एग्जांपल लिखती हूँ क्योंकि मैंने कहा लीनियर। तो लीनियर का मतलब हमने कल भी पढ़ा कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स रखे होते हैं उनकी डिग्री क्या हो, 1 हो। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी डिग्री भी 1 हो और दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल या डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई ना हो, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कहलाते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा d2y by dx स्क्वायर प्लस का 5dy by dx एंड 6y इक्वल्स टू sin x। फर्स्ट एग्जांपल ये लेते हैं। और एक सेकेंड एग्जांपल मान लीजिए हमने कंसीडर किया, दिस इज d2y by dx स्क्वायर प्लस का x dy by dx प्लस का 6y इक्वल्स टू sin x। अब मुझे ये कहा जाए क्वेश्चन में सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप आइडेंटिफाई करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना सॉल्यूशन निकालने के स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो हम क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे इसका कोफिशिएंट रखा है 1, इसका 5, इसका 6, मीनिंग कांस्टेंट कोफिशिएंट का इक्वेशन है। दूसरी चीज लीनियर है और जिसका ऑर्डर क्या है, 2 है। तो ये जो टाइप है ये हम अभी यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम सेकंड की बात करें तो इसका कोफिशिएंट तो 1 कांस्टेंट है, बट इसका कोफिशिएंट x वेरिएबल है। यहाँ कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहा, वेरिएबल रहा। तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट का डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो हम यहाँ कौन से टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये आपके सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है। अब इस फर्स्ट टॉपिक में इस जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और इन शॉर्ट ये एग्जाम में कभी कभी सीएफ के नाम से भी आ जाता है। तो सीएफ का फुल फॉर्म याद रखिएगा, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर थर्ड ऑर्डर का एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रही हूँ विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो मान लीजिए मैंने ले लिया a नॉट d3y ओवर dx क्यूब प्लस a1 d2y ओवर dx स्क्वायर, क्योंकि थर्ड ऑर्डर की बात कर रही हूँ, a2 dy by dx एंड प्लस का a3y और राइट हैंड साइड कोई फंक्शन q। अब यहाँ पर ये जो a नॉट, a1, a2 ये सारे हैं, ये क्या है, कांस्टेंट हैं। तो a नॉट, a1, a2, a3 जितने भी कोफिशिएंट मैंने लिए ये सारे कोफिशिएंट कैसे हैं, कांस्टेंट, क्योंकि हम कांस्टेंट कोफिशिएंट के बारे में बात कर रहे हैं। राइट हैंड साइड जो फंक्शन लिया ये q है। अब ये q आपके पास कांस्टेंट हो भी सकता है या फिर ये फंक्शन होगा x का, फंक्शन ऑफ x ओनली, क्योंकि x कैसा है, x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो राइट हैंड साइड कोई भी x का फंक्शन हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया sin x, x का फंक्शन है या कांस्टेंट हो सकता है। तो अगर इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन है तब हम इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने का एक तरीका है। क्या तरीका हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, हम सबसे पहला काम करेंगे कि यहाँ जो डेरिवेटिव्स हैं d बाय dx, किसके रेस्पेक्ट में, d बाय dx कह रहे हैं, इस डेरिवेटिव को कैपिटल D ऑपरेटर से रिप्लेस करेंगे। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रखा है d2 बाई dx स्क्वायर तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी d स्क्वायर। थर्ड ऑर्डर रखा है d3 ओवर dx क्यूब, तो आप इसे रिप्लेस कर लीजिए कैपिटल D क्यूब से, D रिप्रेजेंट डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। तो ये जो आपके पास इक्वेशन गिवन होगी ये कन्वर्ट किस में हो गई, ये कन्वर्ट हो गई a नॉट d3y, सेकेंड टर्म आ गई a1 d स्क्वायर y, नेक्स्ट टर्म आ गया a2 dy, नेक्स्ट आ गया a3y इक्वल्स टू q। देखिए कितने सिंपल तरीके से d ऑपरेटर में पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप y कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ से y कॉमन लेके अपना एक इक्वेशन लिख लेंगे, a नॉट d क्यूब प्लस a1 d स्क्वायर प्लस a2 d प्लस a3 और y आपने ये कॉमन निकाला इक्वल्स टू q। तो ये इक्वेशन बनाना तो बहुत आसान किसी भी क्वेश्चन में। तो आप देख रहे हैं ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ये ब्रैकेट के अंदर d में एक पॉलिनोमियल टाइप का लिखा गया।
तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इस पूरे को एक फंक्शन में रिप्रेजेंट करके दिखा रही हूँ कि यहाँ कोई भी एफ डी फंक्शन बन गया, मतलब डी का कोई भी पॉलिनोमियल इनटू वाई इक्वल्स टू क्यू। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने क्वेश्चन को डी में कन्वर्ट कर लेंगे, y हम कॉमन ले लेंगे, डी में हमें कोई ना कोई पॉलिनोमियल मिलेगा और राइट हैंड साइड हमारे पास क्यू रखा होगा। इसे मैंने कहा इक्वेशन नंबर ए। अब मुझे निकालना है सॉल्यूशन। हम पढ़ क्या रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करते हैं या जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ जो सॉल्यूशन है वो क्या है, y। लेकिन y का आंसर किसके टर्म्स में आएगा, कल के लेक्चर अगर आपने देखा है वीडियो तो आपको याद होगा कि हम y का आंसर किसके टर्म्स में निकालेंगे, x के टर्म्स में। अब यहाँ जो सॉल्यूशन का पार्ट है वो सॉल्यूशन दो पार्ट में डिवाइड होगा। सॉल्यूशन का पहला पार्ट होगा आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो हम इस लेक्चर में निकालना सीख रहे हैं। सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट आपके पास आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ CF की बात करेंगे। अब इन शॉर्ट, हम बार बार तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं लिखेंगे, इन शॉर्ट हम इसे कहेंगे CF, और पर्टिकुलर इंटीग्रल को आप कहेंगे दिस इज PI। तो हर क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन के दो पार्ट निकालने हैं, CF एंड PI, और फाइनल आंसर आपको क्या देना है, दोनों को ऐड करके देना है। अब हम आते हैं कि भाई ये CF और PI क्या है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं CF और PI, ये एक्चुअली है क्या। तो CF और PI के लिए मैं फिर से लास्ट लेक्चर या लास्ट वीडियो की याद दिला दूं। मैंने वहां एक बेसिक बताया था। क्या बेसिक बताया था कि किसी भी कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर या जनरल सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स किसके इक्वल आते हैं। इसलिए बार बार कह रही हूँ, अगर आपने बेसिक का लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देखें। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट हमेशा इक्वल होते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के, और हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन की ही बात कर रहे हैं। तो जब मैं सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ तो मैंने कहा सॉल्यूशन दो पार्ट में डिवाइड है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जब भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड सेकेंड इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। चलिए अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हमेशा आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे, इसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। अब ये आर्बिट्री कांस्टेंट किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल होगा। जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो सॉल्यूशन के इस पार्ट में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा। तो लिख लेते हैं नो आर्बिट्री कांस्टेंट। तो सॉल्यूशन के दो पार्ट, फर्स्ट इज CF, सेकंड इज PI। CF में आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे बट PI में नहीं होगा। अब CF में आर्बिट्री कांस्टेंट किसके बराबर होंगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो जब हम CF निकालेंगे तो हमने देखिए यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिया, f dy इक्वल्स टू q। तो CF क्या है, CF इज अ सॉल्यूशन ऑफ, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ f dy इक्वल्स टू 0। जब हम राइट हैंड साइड फंक्शन का 0 बना दें तो जो सॉल्यूशन निकल के आता है या जो कंप्लीट सॉल्यूशन निकल के आता है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का CF कहलाता है। तो जब भी CF निकालना हो, पहला स्टेप राइट हैंड साइड को 0 पुट कर दो, जो सॉल्यूशन निकलेगा वही उसका CF होगा। दूसरी चीज, CF के अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, और आर्बिट्री कांस्टेंट किसके बराबर होंगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब मैं आती हूँ सॉल्यूशन के सेकेंड पार्ट, जिसमें मैंने कहा कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा किस पर डिपेंड है, ये हमारा सॉल्यूशन होगा f dy इक्वल्स टू q, मीनिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा q पर डिपेंड होती है। राइट हैंड साइड जो फंक्शन रखा है, पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू उस फंक्शन पर डिपेंड है। तो बस इतना याद रखें, जब CF निकाल रहे हो तो राइट हैंड साइड 0, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो कौन सा आंसर देगा, वो आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल का आंसर देगा। तो चलिए CF पर आते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको लिख भी दिया है कि देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कंटेनिंग आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इज ए कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ f dy इक्वल्स टू 0। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाले राइट हैंड साइड 0, और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, कंटेनिंग नो आर्बिट्री कांस्टेंट, और ये किसका सॉल्यूशन है, f dy इक्वल्स टू q का। अब आते हैं, अभी एक CF तो समझ में आ गया कि ठीक है इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे, लेकिन इसे निकालेंगे कैसे। तो CF निकालने के कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे
और बहुत इजीली आप सीख जाएंगे कि देखिए सीएफ कैसे निकालना है, कोई टफ वर्क नहीं है सीएफ निकालना। तो सीएफ जब आप निकाल रहे हैं तो सबसे पहला हम स्टेप लेते हैं, फर्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, जो भी आपके पास इक्वेशन है, हम इक्वेशन क्या लेके चल रहे हैं, हमने तो अपने इक्वेशन को एफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू में कन्वर्ट कर रखा है, इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं और इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का कौन सा पार्ट निकालना सीख रहे हैं, सीएफ। तो जब हमारा पहला स्टेप है, हम क्या करें, हम फर्स्ट स्टेप में डी को रिप्लेस कर दें एम से, वाई को रिप्लेस कर ले 1 से और राइट हैंड साइड को क्या पुट कर लें 0। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो आपके पास मैंने इक्वेशन नंबर 8 डाला था, ये कन्वर्ट हो जाएगा एफ एम, वाई की जगह 1 आ गया, राइट हैंड साइड 0 आ गया, तो ये कन्वर्ट हो गया एफ एम इक्वल्स टू 0। मीनिंग एक इक्वेशन बन गया, एक पॉलिनोमियल बन गया, किसके टर्म्स में, एम के टर्म्स में ये पॉलिनोमियल आ गया। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन बन के आया, कोई भी इक्वेशन बन सकता है, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन और इन शॉर्ट इसे बोला जाता है एई। तो कभी कभी एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं राइट ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो बहुत सिंपल है ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना, तो राइट हैंड साइड को 0, डी को एम से, वाई को 1 से रिप्लेस करो, जो इक्वेशन बनी वो ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, स्टेप 2 पर जाएंगे। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे कि चलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन तो बन गई, इसके बाद राइट हैंड साइड देखिए इसका 0 रखा है, फैक्टराइज दिस इक्वेशन, तो आप इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टराइज ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड फाइंड रूट्स, इसके रूट्स निकालेंगे एंड फाइंड रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब यहाँ पर थोड़ा स्मार्टली काम करेंगे, कैलसी चलाना सब जानते हैं, कैलकुलेटर से रूट्स निकालना सब जानते हैं, और जो हमारा कैलकुलेटर है वो सेकेंड ऑर्डर और सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री मतलब क्यूबिक तक रूट्स की वैल्यू इजीली निकाल के देता है। तो अगर क्वेश्चन आपका क्यूबिक इक्वेशन तक है तो उसके रूट्स आप बाय हैंड ना निकाल कर कैसे निकालें, आप निकालें कैलकुलेटर से, सीधे सीधे रूट के आंसर मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास जो आपको इक्वेशन मिली है एफएम वाली ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आपको मिली है, अगर उसकी आपकी डिग्री 3 से ज्यादा है, 4, 5 है, तब आप वहां पर काम करेंगे मैनुअली, कि हम वहां पर रूट्स निकालेंगे मैनुअली, जैसे आप निकालना इससे पहले भी जानते हैं, रूट्स निकालना से पहले स्कूल्स में सिखाया जाता है, उस तरीके से आप निकालेंगे। तो क्यूबिक है या आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप कैलकुलेटर का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा सीएफ है वो हमारे रूट्स पर डिपेंड करता है, तो हम सीएफ किस तरह से लिख रहे हैं, तो हम फर्स्ट केस लेते हैं सीएफ का। फर्स्ट केस क्या है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर जब स्टार्टिंग करी, मैंने थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन ली, थर्ड ऑर्डर में मेरे पास 3 रूट आएंगे, तो मैंने लेट कर लिया कि मेरे पास रूट्स कैसे आते हैं, फर्स्ट लेते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब कि सारे रूट्स डिफरेंट हैं, तो मैंने जो रूट्स हैं उनको लेट कर लिया m1, m2, m3, और ये मान लिया कि m1, m2, m3 जो है वो डिफरेंट है और रियल है। तो इस केस के अंदर आप सीएफ कैसे लिख रहे हैं, अगर ये केस है और थर्ड ऑर्डर है, 3 रूट है, तो हमारे पास यहाँ पर 3 आर्बिट्री कांस्टेंट यूज होंगे। कैसे लिख रहे हैं, फर्स्ट आर्बिट्री कांस्टेंट लिया c1, e रेज टू दी पावर, फर्स्ट रूट लिया m1, m1 इंटू एक्स, प्लस साइन अप्लाई किया, c2 सेकेंड आर्बिट्री कांस्टेंट, तो सेकेंड रूट पर आ गए e रेज टू दी पावर m2x प्लस c3 e रेज टू दी पावर थर्ड रूट पर आ गए m3x। ये आ गया सीएफ का पार्ट, और यही चीज मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में थर्ड ऑर्डर लिया, तो मेरे आंसर में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होने चाहिए, 3 आर्बिट्री कांस्टेंट होने के लिए कितने रूट होंगे, 3। तो हमेशा जब भी जिस ऑर्डर का आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं आपके फाइनल आंसर में उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट रिफ्लेक्ट होने चाहिए। अब हम चलते हैं इसके सेकंड केस पर कि यहाँ तो मेरे पास तीनों रूट कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। अब मान लीजिए जब आप काम कर रहे हैं रूट्स पे, आपको रूट्स डिस्टिंक्ट नहीं मिलते, मान लीजिए आपको रूट्स मिल गए रिपीटेड, हो सकता है कोई रूट रिपीट हो जाए, तो केस सेकंड हम लेते हैं व्हेन रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। अब मैंने इसमें केस कंसिडर कर लिया कि मेरे पास जो रूट थे वो कुछ इस तरह से आ गए, फर्स्ट रूट m1 आ गया, सेकंड रूट भी m1 आ गया और थर्ड रूट मेरे पास आ गया m3। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो फर्स्ट 2 रूट्स हैं ये रिपीटेड रूट्स हैं, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 2 बार रिपीट हो रहे हैं, 2 टाइम्स इनका रिपीटिशन है। ठीक, तो अब आप इस केस में सीएफ कैसे लिखेंगे, तो सीएफ लिखने का क्या तरीका होगा, सीएफ इक्वल्स टू 3 रूट है अभी भी,
लेकिन 2 का रिपीटिशन है, एक रूट 2 बार रिपीट हो रहा है और 3 रूट, तो 3 ही कांस्टेंट यूज होंगे। सबसे पहले लिखा C1 e रेज टू द पावर, पहला रूट आपने लिया m1x, पहले रूट का वर्क कंप्लीट हो गया, प्लस दूसरा ले रहा है C2 e रेज टू द पावर, ये भी m1x है। तो देखिए दोनों रूट बराबर है, लेकिन यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, x से। तो जैसे ही आप ये काम करेंगे, ये रिपीटिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग CF का पार्ट आ गया, प्लस इसके बाद चले C3, अब आप थर्ड रूट पर आ गए m3, सो e रेज टू द पावर m3x, ये बन गया रिपीटिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग CF का पार्ट। तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, बहुत सी जगह आपको इस तरह से भी देखने के लिए मिलेगा। CF इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ से e रेज टू द पावर m1x कॉमन ले लूं, तो मेरे पास CF का पार्ट बन जाता है C1 प्लस C2x e रेज टू द पावर m1x। ये जो फैक्टर है ये शो करता है रिपीटिशन 2 टाइम्स को, प्लस C3 e रेज टू द पावर m3x। ये बन गया CF का पार्ट व्हेन रूट्स आर रिपीटेड 2 टाइम्स। हो सकता है किसी के माइंड में आ जाए कि हाँ, तो 2 रूट रिपीट हुए, ऐसा भी तो हो सकता है कि रूट ऐसे मिल जाए, मुझे तीनों रूट बराबर मिल जाए, m1 m1 m1, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास 3 रूट तो है, लेकिन तीनों का रिपीटिशन है, कितनी बार रिपीटिशन है, ये रिपीटिशन है 3 टाइम्स। तो ऐसे केस में हम अपना CF कैसे लिखें, तो देखिए CF लिखने का तरीका, रिपीटिशन C1 प्लस C2x, ये तो 2 बार रिपीटिशन का है, तीसरा C3, एक x और मल्टीप्लाई कर देना, x स्क्वायर बन गया, तो ये कितने बार रिपीटिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज बन गई, 3 टाइम्स के। e रेज टू द पावर, अब रूट की वैल्यू ले लेना, e रेज टू द पावर m1x, तो जितनी बार रिपीटिशन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप सीरीज को यूज करते जाएंगे। तो ये तो आ गया आपके रियल डिस्टिंक्ट रूट, रियल या रिपीटेड रूट के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब आता है कि ये जरूरी नहीं कि हर बार आपको क्वेश्चन में रियल रूट मिले, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको इमेजिनरी रूट मिल जाए। तो नेक्स्ट केस आता है हमारे पास व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी। तो इमेजिनरी रूट्स कैसे आते हैं, हमेशा पेयर की फॉर्म में आते हैं व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी। पेयर की फॉर्म में मीनिंग कुछ ऐसा आंसर मिलेगा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। पेयर क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक रूट है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, दूसरा रूट है अल्फा माइनस आयोटा बीटा। पेयरिंग आएगी हमेशा जब भी आप इमेजिनरी रूट्स पर काम करते हैं। तो इस केस में आप CF कैसे लिख रहे हैं, आप CF लिखने का यहाँ क्या तरीका होगा, सबसे पहले आप 2 रूट है आपके पास, एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो इसका रियल पार्ट आपने देखा, रियल पार्ट है आपके पास इसका अल्फा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक फैक्टर आ गया e रेज टू द पावर अल्फा x, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट है इसका इमेजिनरी, और इमेजिनरी पार्ट है आपके पास इसका बीटा। तो नेक्स्ट आपके पास C1, और टोटल कितने रूट है, 2, एक प्लस एक माइनस, तो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे। फर्स्ट C1, जब भी इमेजिनरी रूट लेते हैं तो हमेशा आंसर इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन। कॉस, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू बीटा x प्लस C2 साइन इमेजिनरी पार्ट बीटा x। तो ये हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूले बता रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ इसका कोई डेरिवेशन तो नहीं लिया। तो आप इन CF के फॉर्मूले को इसी तरीके से डायरेक्टली लर्न करें कि अगर इमेजिनरी रूट है तो पहले उसका रियल पार्ट देखें जो अल्फा है, e रेज टू द पावर अल्फा x, फिर इमेजिनरी रूट्स का इमेजिनरी पार्ट देखें जो आयोटा के साथ लगा है वो है बीटा। तो ये आंसर आप साइन और कॉस के टर्म्स में लिखते हैं, C1 कॉस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। तो ये तो आ गया इमेजिनरी के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब आता है कि कभी कभी जब हम इस पर काम करते हैं रूट्स पर, तो कहीं कहीं आपको रूट्स ऐसे भी देखने के लिए मिलेंगे। केस फोर्थ हम लेते हैं, रूट्स आपको मिल गए इरैशनल फॉर्म में, व्हेन रूट्स आर इरैशनल। अब इरैशनल फॉर्म में किस तरह से मिलेंगे, बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ मिस्टेक करते हैं। अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, रूट के साथ मिलेगा अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा। तो जब इस तरह से आपको पेयरिंग में रूट देखने के लिए मिले, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप CF का पार्ट कैसे ले रहे हैं, आप यहाँ CF लेंगे सबसे पहले अल्फा के कॉरेस्पॉन्डिंग, उसी तरीके से जैसे अभी हमने इमेजिनरी में सीखा, e रेज टू द पावर अल्फा x। 2 रूट है, एक प्लस एक माइनस, तो 2 कांस्टेंट आएंगे C1। अब जो हमने ऊपर पढ़ा इमेजिनरी में कॉस और साइन में आंसर बताया, बस इतना याद रखना कि जब इरैशनल रूट हो तो आंसर कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक में जाता है। तो ये बन गया आपके पास कॉस हाइपरबोलिक, इरैशनल पार्ट आ गया अंडर रूट बीटा x प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा x।
ये आपके पास आ गया इर्रेशनल रूट के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये आपके सीएफ लिखने का तरीका है। तो इसका मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, ये आपको क्लियर होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है, ये मेरे पास एग्जाम्पल है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व कराया गया है d2y/dx² प्लस का 5dy/dx एंड प्लस का 6y = 0। यहाँ पर देखते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास कांस्टेंट कोफिशिएंट है। पहली चीज़, अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इसका मीनिंग इसी टॉपिक का क्वेश्चन है। अब कंप्लीट सॉल्यूशन आप इसका कैसे लिख रहे हैं? आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे y = CF प्लस PI। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेते हैं। सो y = CF प्लस PI। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन के अंदर इसने राइट हैंड साइड क्या कहा? राइट हैंड साइड इसने कहा 0। इसका मीनिंग q की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 0 दी गई है। अगर q की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल का पार्ट कितना हो गया? 0। तो pi की वैल्यू यहाँ पर आपके पास मिलेगी 0। इसका मीनिंग सॉल्यूशन में सिर्फ कौन सा पार्ट रहेगा? सॉल्यूशन में पार्ट रहेगा CF ओनली। ये चीज़ आपको इस क्वेश्चन को देखकर पता चल गया कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? सिर्फ CF निकालना है। तो CF निकालने के लिए सबसे पहले हम पूरे क्वेश्चन को D ऑपरेटर में कन्वर्ट करेंगे, मीनिंग हम d/dx को कैपिटल D से रिप्लेस कर रहे हैं और इस इक्वेशन को कैपिटल D में कन्वर्ट करते हैं। तो इक्वेशन बन गई मेरे पास d² प्लस का 6dy प्लस का 6y, सॉरी दिस इज 5dy प्लस 6y = 0। ये आपके पास इक्वेशन बन के आ गया। तो ये मैं इसे करेक्ट कर देती हूँ। ये करेक्ट होके आ गया 5dy। यहाँ से आपने y कॉमन ले लिया तो ये बन गया d² प्लस 5d प्लस 6 इंटू y = 0। तो जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि आप इक्वेशन को किस फॉर्मेट में बना लें, f/dy = q के फॉर्मेट में बना लें, वही इक्वेशन मैंने यहाँ पर बना दी d के टर्म्स में। राइट हैंड साइड 0 है। अब सॉल्यूशन में हमें क्या निकालना है? CF। तो फॉर CF हम पहला स्टेप इसका फॉलो करते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या सिखाया था, मैं आपको फर्स्ट स्टेप पर लेकर जाती हूँ। फर्स्ट स्टेप में मैंने लिखा है कि आप d को m से, y को 1 से अगर रिप्लेस करें और राइट हैंड साइड क्या रख रहे हैं? 0 रख रहे हैं, तब आप एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं और इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन पर आ जाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन पर हम आ गए। अब यहाँ पर आप d को रिप्लेस कर रहे हैं m से, y को आप रिप्लेस कर रहे हैं 1 से और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए? 0। चलिए करते हैं इसमें। d के प्लेस पर m, तो इक्वेशन बन गई आपके पास m² प्लस 5m प्लस 6 और y के प्लेस पर 1 आ गया और राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी 0 है। तो इस इक्वेशन को आपने डाल लिया कि इक्वेशन ये है ऑक्सिलरी इक्वेशन AE, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट स्टेप में आपको सिखाया कि हम क्या करें, इसके फैक्टर कर लें। तो देखिए ये चाहे तो आप कैलकुलेटर में डालो, फैक्टर कर लो, रूट्स आ जाएंगे सीधा कैलकुलेटर से, या फिर आप फैक्टर कर लो। तो अगर मैं इसके मैनुअली फैक्टर कर लूँ तो मुझे इसके फैक्टर मिल जाएंगे m+2 m+3 = 0। इसका मीनिंग इस इक्वेशन के, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट आ गए m = -2 और -3। ये रूट आ गए। अब ये रूट का नेचर ही बताएगा कि मुझे CF कैसे लिखना है। अब यहाँ दोबारा से एक चीज़ देखिए, कौन से ऑर्डर का हमने सॉल्व किया? सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर का सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए किस ऑर्डर की ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी? सेकेंड की। 2 रूट आएंगे क्योंकि सेकेंड ऑर्डर सॉल्व कर रहे हैं, और सेकेंड ऑर्डर अगर सॉल्व कर रहे हैं तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने आएंगे? 2 आएंगे। 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। अब रूट की नेचर पर आते हैं कि यहाँ पर रूट का नेचर क्या है। तो रूट का नेचर देखते ही पता चलता है कि रूट कैसे हैं आपके पास। ये रूट रियल हैं और दोनों अलग अलग हैं, मीनिंग डिस्टिंक्ट हैं। तो ये मेरे फर्स्ट केस पर डिपेंड है। तो अब बस हम इसका CF लिखते हैं। तो CF की वैल्यू आपने ले लिया फर्स्ट कांस्टेंट C1 e⁻⁴, फर्स्ट रूट लिया -2, मीनिंग -2 इंटू x। इसके बाद सेकेंड C2 पर आए e⁻, नेक्स्ट रूट लिया -3, सो -3 इंटू x। ये बन गया CF और PI 0 है ही। अब कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? कंप्लीट सॉल्यूशन आप लिखते हैं y = CF प्लस PI। PI तो ऑलरेडी 0 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई C1
ई रेस टू द पावर माइनस का 2x प्लस C2 ई रेस टू द पावर माइनस का 3x। ये इसका आ गया कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एक नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने क्यूबिक का। ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी यहाँ पर। तो चलिए इस एग्जाम्पल पर आते हैं। सबसे पहला काम, कांस्टेंट कोफिशिएंट है 1, 6, 11, 6। इस इक्वेशन को कैपिटल डी ऑपरेटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इक्वेशन बन गई डी क्यूब प्लस का 6 डी स्क्वायर प्लस का 11 डी प्लस का 6 इंटू वाई। दिस इज इक्वल्स टू 0। ये आपने बना ली इसकी क्यूबिक इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन को फिर से एनालाइज करिए तो आप देखेंगे भाई यहाँ पर भी राइट हैंड साइड क्या रखा है, राइट हैंड साइड रखा है 0। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्यू की वैल्यू अगर 0 है तो ये इम्प्लाइज करता है कि इस क्वेश्चन के में कॉरस्पॉन्डिंग पी आई की वैल्यू भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या पढ़ते हैं, सॉल्यूशन पढ़ते हैं सी एफ प्लस पी आई। पी आई तो 0 हो गया, इसका मीनिंग सॉल्यूशन का सिर्फ एक ही पार्ट निकालना है, वो है सी एफ। तो क्वेश्चन में निकालते हैं सी एफ ओनली। सी एफ पर आते हैं। अब सी एफ निकालने के फर्स्ट स्टेप पर फॉलो करते हैं। तो फॉर सी एफ, फर्स्ट स्टेप सी एफ का क्या नोट कराया है कि आप डी को किससे रिप्लेस कर लें, एम से, वाई को आप रिप्लेस कर दें 1 से, और राइट हैंड साइड फंक्शन का क्या होगा, 0। तो ऐसा करने से क्या होगा, डी क्यूब इसके प्लेस पर आ गया आपके पास एम क्यूब प्लस का 6m स्क्वायर प्लस का 11m प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास बन के आ गई ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन है। कैलकुलेटर में फीड कर दें, आपको इसके रूट्स मिल जाएंगे। तो आपको m की वैल्यू यहाँ पर अगर आप कैलकुलेटर से निकाल रहे हैं तो m की वैल्यू आपको मिलेगी -1, -2 एंड -3। ये आपको रूट्स की वैल्यू मिल जाएगी -1, -2, -3। अब रूट का नेचर देख रहे हैं भाई, रूट का नेचर कैसा है, रूट आपके पास तीनों ही अलग आए हैं। रूट आपके पास रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। रियल और डिस्टिंक्ट रूट आने पर अब किस ऑर्डर का इक्वेशन सॉल्व किया, थर्ड का। तीन ही रूट आए हैं और आंसर में मेरे पास तीन ही आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। तो सी एफ लिखते हैं, फर्स्ट आपने आर्बिट्री कांस्टेंट लिया C1 ई रेस टू द पावर फर्स्ट रूट -1 इंटू एक्स प्लस C2 ई रेस टू द पावर माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस C3 ई रेस टू द पावर थर्ड रूट है माइनस का 3 इंटू एक्स। अब कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है y इक्वल्स टू सी एफ। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास आ गया सी एफ, मीनिंग C1 ई की पावर -x प्लस C2 ई की पावर माइनस का 2x प्लस का C3 ई की पावर -3x। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि पी आई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, 0 है। तो क्यूबिक भी क्लियर है। तो बस कैलकुलेटर से रूट सही निकालना, और ये ध्यान रखना कि जब कैलकुलेटर से रूट निकाल रहे हो तो रूट रियल भी आ सकता है और इमेजिनरी भी, और दोनों का तरीका, देखने का तरीका अलग है कैलकुलेटर से। तो ये रूट्स आपको निकालने आने चाहिए, और अगर आपको नहीं आते तो इसी चैनल पर रूट्स निकालने की वीडियोस भी हैं, आप वहाँ से इसके लिए भी हेल्प ले सकते हैं। अब हम इसके बाद एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर है, ये भी मैंने क्यूबिक इक्वेशन ही लिया है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है d3y माइनस 3d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। पहले स्टेप में इसको d में कन्वर्ट किया तो ये बन गया d क्यूब माइनस का 3d स्क्वायर प्लस का 3d एंड माइनस का 1 इंटू वाई। दिस इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर फिर से 0 है तो आप लिख लीजिए राइट हैंड साइड 0 है। इसका मीनिंग सॉल्यूशन में जो पी आई की वैल्यू है वो क्या आएगी, 0 आएगी। अब कंप्लीट सॉल्यूशन आप क्या लेते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन आप लेते हैं सी एफ प्लस पी आई, और पी आई आपने इसका 0 कर दिया है। तो इसका मीनिंग सॉल्यूशन का सिर्फ पार्ट रहेगा सी एफ ओनली। तो मुझे निकालना है सी एफ। तो सी एफ के स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो लिख लेते हैं फॉर सी एफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। आपने इसके स्टेप्स में अभी आपको बताया डी को एम से रिप्लेस कर लो, वाई को 1 से रिप्लेस कर लो, और राइट हैंड साइड आपके पास क्या होना चाहिए, 0। तो देखिए इक्वेशन क्या बन गया, डी क्यूब, इसका मीनिंग ये बन गया एम क्यूब माइनस का 3m स्क्वायर प्लस का 3m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। चाहे तो कैलकुलेटर से निकाल लें, वरना ये तो सीधा फॉर्मूला है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है m-1 का होल क्यूब इक्वल्स टू 0। तो कैलकुलेटर से अगर निकाल रहे हैं तो इसका आंसर आपको सिर्फ मिलेगा 1, और मैनुअली निकाल रहे हैं तब भी सेम ही आंसर मिलेगा, m-1 होल क्यूब इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग m-1 कितनी बार लिखा है, उसे 3 बार लिखा है।
अगर आप मैनुअली काम कर रहे हैं तो इस तरह से देखिएगा, ये 3 बार लिखा है, तो एक फैक्टर m माइनस वन इक्वल्स टू 0, इसका मीनिंग m की वैल्यू आपको क्या मिल रही है 1। सेम यहाँ से मिलेगा, सेम आपको थर्ड फैक्टर से मिलेगा, तो इसीलिए m की वैल्यू 1 1 1। ये आपके पास इसके आगे रूट्स रिपीटेड रूट्स हैं। अब ये रूट्स आपके पास रियल है एंड रिपीटेड है, यहाँ रूट्स हो गए रिपीट। जैसे ही रूट्स रिपीट हुए तो हम CF का कौन सा पार्ट फॉलो करेंगे, रिपीटेड रूट्स के कॉरस्पॉन्डिंग वर्क करेंगे। तो CF हम कैसे लिख रहे हैं, अब सबसे पहले देखिए कि आपके पास रूट कितने हैं, 3 रूट है, थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन है, 3 आर्बिट्री कांस्टेंट C1 प्लस रिपीटेशन C2 x 3 बार है, देन C3 x स्क्वायर, ये बन गया रिपीटेशन। e रेस टू दी पावर, रूट की वैल्यू क्या मिली है 1, तो 1 इंटू एक्स, ये बना CF का पार्ट, और यही इसका सॉल्यूशन है y इक्वल्स टू CF, तो आंसर आ गया C1 प्लस C2x प्लस C3 x स्क्वायर e रेस टू दी पावर x, ये बन गया आंसर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आई थिंक रिपीटेड भी क्लियर हो गए कि रिपीटेड रूट्स कैसे लिखने हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस है, और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ CF के कवर किए हैं ये सब लास्ट ईयर एग्जाम में किसी ना किसी ईयर में पूछे गए हैं, तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि कौन से क्वेश्चंस यहाँ करा रही हूँ। अब इसी क्वेश्चन पर चलते हैं, उसने कहा सॉल्व, कांस्टेंट कोफिशिएंट का इक्वेशन है, ऑलरेडी डी ऑपरेटर में दिया है तो यहाँ हमें कोई डी ऑपरेटर में कन्वर्ट नहीं करना। राइट हैंड साइड उसने क्या दे दी क्यू, अगर राइट हैंड साइड क्यू है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का पार्ट आपके पास क्या बन गया 0। आपने लिखा है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई 0 हो गया, इसलिए सॉल्यूशन का आपके पास पार्ट क्या बना सी एफ ओनली, तो क्वेश्चन में सिर्फ सी एफ निकालना है। चलिए सी एफ पर पहुंचते हैं। अब जिस तरह से CF सिखाया है निकालना, तो जब भी आप काम करते हैं तो अपने स्टेप्स जरूर डालिएगा कि CF के लिए काम कर रहे हैं। आपने D को M से रिप्लेस किया, Y को 1 से रिप्लेस किया और राइट हैंड साइड क्या रख लिया 0। तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, तो देखिए D को M से रिप्लेस कर रहे हैं, इक्वेशन बन गई m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे रूट्स में गलती करते हैं कि इसके रूट्स गलत लिखते हैं। अब m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, बहुतों के दिमाग में आएगा कि इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं उसके बाद फैक्टर करेंगे, नहीं, ये तो ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में दिया है। किस तरह से करें, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो m स्क्वायर प्लस 1 को मैंने लिख लिया 2 बार, इसका रिपीटिशन हो रहा है 0। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये दोनों सेम फैक्टर हैं। अगर हम इस फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग बात करें तो m स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस का 1 और m की वैल्यू आपको मिल जाती है अंडर रूट ऑफ माइनस 1 मीनिंग प्लस माइनस आयोटा, और सेम आपको यहाँ से वैल्यू मिल रही है m इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा। तो इस क्वेश्चन के अंदर टोटल कितने रूट्स मिले, टोटल 4 रूट मिल रहे हैं, प्लस माइनस आयोटा, आयोटा की फॉर्म में है, तो इसका मीनिंग रूट की नेचर कैसी है, रूट की नेचर है इमेजिनरी। तो अब यह इमेजिनरी के कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं, तो सबसे पहले रूट लिखते हैं, रूट आ गए प्लस माइनस आयोटा एंड प्लस माइनस आयोटा। टोटल कितने रूट्स हैं, काउंट करिए, टोटल रूट्स हैं 4। आंसर में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे 4। अब यहाँ पर किस तरह से CF सिखाया कि जो हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आते हैं वो पेयरिंग फॉर्म में आते हैं, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, और हमें रूट मिला है प्लस माइनस आयोटा पेयर है, जिसमें अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या रखी है 0। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू कितनी है, आयोटा का कोफिशिएंट रखा है 1, तो बीटा की वैल्यू है 1। एक चीज तो ये क्लियर हुई, दूसरी चीज ये कि प्लस माइनस आयोटा रूट का रिपीटिशन है, और रिपीटिशन कितने टाइम्स है, रिपीटिशन है 2 टाइम्स, तो रिपीटिशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए तब आप लिखेंगे इसका CF। तो चलिए CF लिखना सिखाती हूँ, उसका कैसे लिख रहे हैं। सबसे पहले जब हम इमेजिनरी रूट्स पे काम करते हैं तो हम देखते हैं उसका रियल पार्ट। अब अपने क्वेश्चन में देखिए उसका रियल पार्ट कितना है 0, तो फर्स्ट पार्ट आ गया e रेस टू दी पावर 0 इंटू एक्स, रियल पार्ट ये आ गया। अब एक रूट का रिपीटेशन कितनी बार है 2 बार, तो क्या सीरीज यूज करेंगे C1 प्लस C2 x। इमेजिनरी का आंसर किसके टर्म्स में जाता है, साइन और कॉस, लगा लो कॉस, दिस इज कॉस। कॉस के साथ क्या लिखते हैं बीटा, क्वेश्चन में बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस, आगे चलते हैं,
नेक्स्ट लिखना है साइन के टर्म्स में, 2 बार रिपीटिशन है, तो हमने लिया C3 प्लस C4x। आगे क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन, और बीटा की वैल्यू फिर से 1 इंटू एक्स। ये बन गया आपके पास CF का पार्ट। तो जहाँ पर आपके पास रिपीटिशन है, आप सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, चाहे रूट का नेचर कोई भी हो, जैसे सिखाया है उसको उसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो y की वैल्यू कंप्लीट आंसर कितना आ गया, e की पावर 0x हो गया 1, तो आंसर आपके पास आ गया C1 प्लस C2x इंटू कॉस एक्स प्लस C3 प्लस C4x इंटू साइन एक्स। ये इसका आ गया कंप्लीट आंसर। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि रिपीटिशन सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, बस रूट के नेचर का ध्यान रखिएगा। और जब भी आप CF निकालें तो हमेशा रूट सही निकालें, अगर रूट करेक्ट है तो CF के आंसर आपको अपने आप सही मिलेंगे। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, और इस क्वेश्चन का अगर आप सॉल्यूशन निकाल लें तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में डालिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, और दिस इज d प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड d स्क्वायर माइनस 1 and d square plus 3 into y, this is equals to 0. सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर आपके इसके रूट्स बहुत ध्यान से निकालेगा, हर तरह के रूट यहाँ पर हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग CF क्या होगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो आई थिंक ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा CF। थैंक यू सो मच।